हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत काल की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। इसके पहले हमने दिल्ली सल्तनत में 5 वंशों के बारे में पढ़ लिया है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं, नहीं तो हमारे प्लेलिस्ट पे जाके आप देख सकते हैं। तो इसके पहले जो हमने देखा था वो 5 वंशों के बारे में विस्तृत हमने अध्ययन किया था। आज जो देखेंगे वो प्रशासनिक व्यवस्था है। देखिए, प्रशासनिक व्यवस्था को हम लोग 2 तरह से देखेंगे। केंद्रीय व्यवस्था जो थी, जो केंद्र में प्रशासनिक व्यवस्था थी उसको देखेंगे, और जो प्रांत में थी उसको भी देखेंगे। तो देखिए, केंद्र में जो होता था वो सुल्तान होता था। जो केंद्रीय व्यवस्था थी वो सुल्तान होता था। इसमें क्या होता था कि जो सुल्तान था उसकी मदद के लिए जो है कई मंत्री होते थे, जिनका चयन वह स्वयं करता था। यानी जो राजा होता था या जो सुल्तान होता था, ये उन मंत्रियों का चयन जो है स्वयं करता था। इनका पदासीन रहना या ना रहना जो होता था वो सुल्तान के ऊपर ही निर्भर करता था। देखिए, जो सुल्तान के बाद जो उनका मंत्रिपरिषद होता था उसको मजलिस ए खलवत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मजलिस ए खलवत। अब दूसरी बात करें, जो दूसरी प्रशासनिक व्यवस्था थी प्रांत में, प्रांतीय यानी प्रांत में जो थी उसको इक्ता कहा जाता था। जब तुर्कों ने इस देश को जीता था तो उसे कई प्रदेशों में बांट दिया था। तो जब कई प्रदेश में बट गया तो वो इक्ता कहलाया, यानी कई प्रांतों में बट गया कह सकते हैं, या कई इक्ता में बट गया, उसको इक्ता कहा गया। ठीक, इन इक्ताओं का जो प्रमुख तुर्क होता था, मतलब जो प्रमुख होता था वो तुर्कों के हवाले उसको कर दिया जाता था। और जिन अमीरों को इक्ता मतलब दिए गए थे उन्हें मुक्ति या वली कहा जाता था। तो यहाँ से आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि मुक्ति या वली किसे कहा जाता था? जो अमीर थे, प्रांत के जो अमीर होते थे उन्हें इक्ता दे दिया जाता था, मतलब उन्हें ये प्रदेश या प्रांत सौंप दिया जाता था देख रेख के लिए। उन्हें क्या कहा जाता था? मुक्ति या वली कहा जाता था। तो चलिए देखेंगे सबसे पहले हम लोग केंद्रीय प्रशासन के बारे में। केंद्रीय प्रशासन में हम लोग सबसे पहले देखेंगे। देखिए, इस काल में जो था सल्तनत काल में, ये सुल्तान का स्थान जो है वो सबसे महत्वपूर्ण होता था। सल्तनत काल में सुल्तान का जो स्थान था वो सबसे महत्वपूर्ण, या कह सकते हैं कि सर्वोच्च राजनीतिक, कानूनी और सैनिक सत्ता उसी में निहित थी। यानी जो सल्तनत काल था इसके केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत क्या था कि ये था सर्वोच्च राजनीतिक व्यवस्था, कानून, जितने भी कानून और सैनिक सत्ता थी वो सल्तनत काल में केंद्रीय प्रशासन के अंदर निहित थी। राज्य की सुरक्षा और प्रशासन के लिए सुल्तान ही जिम्मेदार होता था। सुल्तान की मदद के लिए कई मंत्री होते थे, जिनका चयन अभी हमने बताया था कि जिनका चयन सुल्तान स्वयं करता था। अब हम लोग देखेंगे सुल्तान सत्ताधारी के जो प्रमुख होते थे, जैसे मंत्री हो गए, वजीर हो गए, तो उनको कहा क्या जाता था, तो उसको देख लेंगे, क्योंकि ये चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती तो ये हमको पता होना चाहिए। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे, देखिए सुल्तान सत्ताधारी में सबसे पहले वजीर देखेंगे। वजीर को कहा जाता था दीवान बिराजत। दीवान बिराजत वजीर जो होता था उसके अंतर्गत फिर देखिए प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को हम लोग देखेंगे। देखिए, वजीर के विभाग के बाद जो राज्य का सबसे महत्वपूर्ण भाग जो होता था वो सैन्य विभाग होता था, जिसको दीवान अर्ज कहा जाता था। सैन्य विभाग या रक्षा मंत्री कह सकते हैं, वो था। तो रक्षा मंत्री या दीवान, इसको क्या कहा जाता था? दीवान अर्ज। इसी को क्या कहा जाता था? सैन्य विभाग। इसका जो प्रधान होता था, सैन्य विभाग का जो प्रधान होता था उसे कहा जाता था आरिज ए मुमालिक। उसे क्या कहा जाता था? आरिज ए मुमालिक। इसके बाद देखिए, वजीर जो होता था उसमें प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री होते थे। तो ये जो इनका पद जो होता था, या ये जो विभाग होता था, ये डिपार्टमेंट जो था उसको क्या कहा जाता था दिल्ली सल्तनत में? दीवान ए बिराजत। दीवान ए बिराजत। फिर इसके बाद जो प्रमुख एक डिपार्टमेंट बनाया गया था सेनाओं की रक्षा के लिए, और या फिर उसको क्या कहा गया था? दीवान अर्ज कहा गया था, जिसमें जो सैन्य विभाग का जो प्रधान था उसको क्या कहा जाता था? आरिज ए मुमालिक। क्या कहा जाता था? आरिज ए मुमालिक। फिर इसके बाद देखेंगे विदेश विभाग, जो विदेशियों के लिए बनाया गया था, जो बाहर से आने वाले लोगों के लिए, या बाहर से जो लोग आते जाते थे या बाहर जो लोग जाते थे उनकी देख रेख जो करते थे, उसके लिए जो बनाया गया था वो था दीवान रिशातल। उनके लिए जो विभाग बनाया गया था उसको क्या कहा गया? दीवान रिशातल।
इसके बाद इस्लामी न्याय मंत्री। इस्लामी न्याय मंत्री जो थे, ये इस्लाम से रिलेटेड जितने भी न्याय होते थे उसकी देख रेख करते थे। उनके लिए जो विभाग बनाया गया था उसको सद्र उस सुदूर कहा गया। क्या कहा गया? सद्र उस सुदूर। फिर इसके बाद नेक्स्ट था शाही सचिवालय, जिसे दीवान ईशा कहा गया। और न्याय मंत्री का जो विभाग था उसे क्या कहा गया था? काजी उल कुजात। काजी उल कुजात। तो देखिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देखेंगे इसमें सैन्य विभाग वाले में। देखिए क्योंकि ये वजीर के विभाग के बाद राज्य का सबसे महत्वपूर्ण विभाग था, तो इसके बारे में जानना ज़रूरी है। जिसको दीवान-ए-अर्ज सैन्य विभाग था उसको दीवान-ए-अर्ज कहा गया। देखिए इस विभाग के जो प्रधान होते थे उसको क्या कहा जाता था? आरिज़ मुमालिक। इसमें क्या क्या होता था? जैसे सैनिकों की भर्ती कराना हो गया, उन्हें सभी प्रकार से सज्जित करना हो गया और उनको वेतन देना। आरिज के मतलब जो ये आरिज होता था, आरिज मुमालिक, उसके उन्हें मतलब वेतन देना और उनकी सारी जिम्मेदारियाँ, सेनाओं की सारी जिम्मेदारियाँ उसके ऊपर रहती थी। भारत में आरिज के लिए एक अलग विभाग की स्थापना सबसे पहले बलबन ने की थी। ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सैनिकों के लिए जो अलग डिपार्टमेंट बनाया गया या अलग विभाग बनाया गया उसकी स्थापना सबसे पहले किसने की थी? तो बलबन ने किया था। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि अपने देश में या भारत में सबसे पहले जो सैनिकों के लिए अलग विभाग बनाया गया वो सबसे पहले किसने बनाया था? तो बलबन ने बनाया था। नेक्स्ट देखेंगे अब हम लोग देखेंगे सल्तनत काल के प्रमुख वजीर के बारे में कि कौन कौन सुल्तान के समय में कौन कौन वजीर थे। ठीक है, तो देखिए जब महमूद गजनी सुल्तान था तो उसके वजीर कौन थे? अब्बास फजल बिन अहमद। महमूद गजनवी जो था जब वो सुल्तान था तो उसके वजीर थे अब्बास फजल बिन अहमद। फिर इसके बाद नेक्स्ट सुल्तान था इल्तुतमिश, जिसके वजीर थे फ़खरुल मुल्क इसामी और कौन थे? निज़ामुल मुल्क जुनैदी। इसके बाद नेक्स्ट था बलबन। नेक्स्ट सुल्तान था बलबन। बलबन के जो वजीर थे वो थे एवाजा हसन बसरी। एवाजा हसन बसरी। इसके बाद नेक्स्ट अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट सुल्तान जो है वो अलाउद्दीन खिलजी था, जिसके वजीर थे नुसरत खान, मलिक काफूर और ताजुल मुल्क। इसके बाद नेक्स्ट थी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान के वजीर का नाम निज़ामुल मुल्क जुनैदी था। क्या था? निज़ामुल मुल्क जुनैदी। फिर मोहम्मद बिन तुगलक सुल्तान बना तो उसके वजीर कौन थे? ख्वाजा जहाँ और अहमद अयाज। ख्वाजा जहाँ और अहमद अयाज। फिर नेक्स्ट शासक जो था वो था फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक जब सुल्तान बना था तो उसके जो वजीर थे वो थे खान जहाँ। फिरोज तुगलक के जो वजीर थे वो कौन थे? खान जहाँ। फिर लास्ट में लोदी वंश का जो शासक था सिकंदर लोदी, उसके वजीर कौन थे? मियाँ भुआ। मियाँ भुआ। तो ये थे, ये हमने अभी देखा कुछ सल्तनत काल के जो सुल्तान थे, प्रमुख सुल्तान थे जिनसे क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं, वो सुल्तान थे और उनके वजीरों के नाम थे जिनके बारे में हमने अभी बताया। अब हम लोग देखेंगे कि जो दिल्ली सल्तनत काल के अंदर कर व्यवस्था थी उसके बारे में। तो देखिए जो कर व्यवस्था थी, देखिए दिल्ली सल्तनत काल में 5 तरह के हम लोग करों के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हमने देखा था जजिया, ज़कात। मतलब हम लोग जब पढ़े थे उसके वंशों उसके अंतर्गत कई वंशों 5 वंशों के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने कर के बारे में भी पढ़ाया था, जजिया, ज़कात, खम्स, खराज, उसर। तो इसी के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। तो देखिए कर व्यवस्था जो थी उसमें सबसे पहले हम लोग जजिया देखेंगे। जजिया कर। जजिया कर जो था वो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। फिर नेक्स्ट था ज़कात। ये धनवान मुसलमानों से लिया जाता था, ये एक धार्मिक कर था। फिर इसके बाद खम्स, ये लूट का भाग था, यानी जब सेना जो होती थी वो कहीं पे आक्रमण करती थी तो उस समय लूटा हुआ जो धन होता था वो लूट का भाग होता था। मतलब जो लूटा हुआ धन होता था वो जो सैनिक लूट पाट के ले आते थे उसको कहा जाता, उस पर कौन सा कर लगाया गया था? खम्स। फिर इसके बाद था खराज। खराज जो था ये गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था। फिर इसके बाद लास्ट जो देखेंगे उस्र। देखिए उस्र जो था ये मुसलमानों से लिया जाने वाला एक भूमि कर था। उस्र जो था ये मुसलमानों से लिया जाने वाला एक तरह से भूमि कर था। तो हमने देखा ये कर व्यवस्था
दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत ये 5 तरह की कर व्यवस्थाएं थी: जजिया, ज़कात, खम्स, खराज और उस्र। अब हम देखेंगे इसके बाद सैनिक संगठन के बारे में। देखिए, इसके अतिरिक्त भी इसमें जो कई तरह के कर लगाए गए थे, जैसे सिंचाई कर हो गया, व्यापारिक कर, चरागाह कर। तो अब हम लोग देखेंगे सैनिक संगठन कैसे होता था। देखिए, सुल्तान के सैनिकों के रूप में भर्ती होती थी। इसमें जो सैनिक संगठन होता था वो 4 तरह से होता था, 4 तरह से भर्ती होती थी। और एक प्रदेश मतलब होता नहीं, राज्य के अंतर्गत जो होती है, तो प्रांतीय सैन्य भर्ती थी। और उसके बाद था अस्थायी सैनिकों की भर्ती होती थी, यानी जो मतलब कभी किसी ओकेज़न पे जब कोई आक्रमण होता था तो सेना के रूप में जाते थे, युद्ध करके चले आते थे। और मुसलमान स्वयंसेवक हिंदुओं के विरुद्ध युद्ध करने के लिए सैनिकों का संगठन होता था, यानी जो जब धर्म की बात आ जाती थी तो उसके लिए मुस्लिम लोग जो है सैनिक के रूप में युद्ध करते थे। सेना का संगठन एवं पदों का विभाजन जो है वो दशमलव प्रणाली पर आधारित था। जो दिल्ली सल्तनत काल के अंतर्गत सेना का संगठन होता था, उसका विभाजन होता और पदों का विभाजन जो होता था वो दशमलव प्रणाली पर आधारित होता था। तो चलिए थोड़ा सा इसको देख लेंगे। देखिए, जो 10 खान होते थे, 10 एक सुल्तान पे मतलब 10 खान पे एक सुल्तान होता था। उसके बाद 10 मालिक पे एक खान होता था। एक खान जो होता था वो 10 मालिक पे एक खान होता था। और एक सुल्तान कितने पे होता था? 10 खान पे एक सुल्तान होता था। और वहीं जब 10 अमीर होते थे तो एक मलिक होता था। ठीक। इसके बाद 10 सिपाह सलार, जब 10 सिपाह सलार होते थे तो एक किसके बराबर होता था? एक अमीर, यानी 10 सिपाह सलार पर एक अमीर होता था। देखिए, सब में 10-10 आ रहा है, इसीलिए इसको दशमलव प्रणाली के अकॉर्डिंग हम लोग समझते हैं कि ये दशमलव प्रणाली पर आधारित था। फिर देखिए, 10 सराय खेल बराबर होता था एक सिपाह सलार के। इसके बाद था 10 अश्वारोही। 10 अश्वारोही जो होता था वो एक सराय खेल के बराबर होता था। देखिए, दिल्ली सल्तनत काल के अंतर्गत न्याय और दंड व्यवस्था जो थी उसको भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। राज्य का सबसे प्रधान न्यायाधीश एवं सुल्तान होता था। जो देखिए, दिल्ली सल्तनत काल के अंतर्गत हमने शुरुआत में भी बताया था कि सल्तनत काल में सुल्तान का स्थान जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो सर्वोच्च राजनीतिक, कानूनी और सैनिक सत्ता जो है वो उसी में ही सीमित होती थी। किस में सीमित होती थी? सुल्तान में सीमित होती थी। और राज्य की सुरक्षा और प्रशासन के लिए भी वो स्वयं जिम्मेदार होता था। और साथ ही ये कहें कि सल्तनत काल की जो सेना का प्रधान होता था वो सेनापति होता था। कानून और न्याय की व्यवस्था करना उसका दायित्व होता था। ठीक। अब इसमें देखिए, राजा का सबसे प्रधान न्यायाधीश स्वयं कौन होता था? सुल्तान होता था। धार्मिक मामलों में राजा सद्र एवं काजी से सहायता लेता था। दंड विधान जो था वो अत्यधिक कठोर था। दिल्ली सल्तनत काल में जो दंड की व्यवस्था थी वो अत्यंत। देखिए, एक चीज़ इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा कि इस्लामी राज्य का संवैधानिक प्रधान जो होता था वो खलीफा को ही माना जाता था। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए हमने बता दिया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हमने देखा कि दिल्ली सल्तनत काल की प्रशासनिक जो व्यवस्था थी उसके बारे में देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे दिल्ली सल्तनत काल का कला और। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।